हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी और उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो स्टोरीज हमें इंस्पायर करती है, जो जर्नीज हमें मोटिवेट करती है, उनका हमारे सामने आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम भी उनसे इंस्पायर हो सके। आज के इस कन्वर्सेशन में जिस लड़की से हम बात करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला के छोटे से गाँव की रहने वाली लड़की, जो आज के दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी हैं हिंदी के सब्जेक्ट में। और वो आज के दिन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहे हैं हिंदी में ही। लेकिन उनकी जो अभी तक की जर्नी है वो जानने लायक है, जिस तरह से उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है। क्योंकि हर छोटी बड़ी परेशानी में शायद हम हार मान जाते हैं, लेकिन कैसे इस लड़की ने इस जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया है ये जानने लायक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कहानी आप तक भी पहुँचे। तो चलिए सुनते हैं इस कन्वर्सेशन को और जानते हैं क्या है उनकी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी और आपको मोटिवेट भी करेगी। संगीता दी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने हाँ की इस कन्वर्सेशन के लिए। मुझे पता है कि आप इरिटेट हो जा रहे हैं आजकल जब से आपका रिजल्ट आया है, तब से मतलब आप छाए हुए हैं। मुझे लगता है ये सोशल मीडिया ने या फिर जो हमारी हिमाचल की पत्रकारिता है उसने एक प्रोपोगंडा बना दिया। शायद इतना नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर मेरी जीवन के कुछ पहलुओं से अगर किसी को इंस्पिरेशन मिल सकती है तो मैं गुरेज भी नहीं करूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही होगा कि जिस दिन रिजल्ट निकला था बहुत अलग फीलिंग होती है, क्योंकि उससे पहले जो थी हम लोग दोनों साथ में ही थे, हमने एक दूसरे की कंडीशन देखी हुई थी। लेकिन जिसके बाद आपका रिजल्ट आया वो वाइब्स भी अलग होगी। लेकिन आज की वाइब्स क्या हैं? एक सुकून है, एक रिलैक्सेशन है। हाँ, जब रिज़ल्ट आया था तो 2-3 दिन तो बहुत फ्रीज़ सिचुएशन में थी। हाँ, जब मम्मी पापा से मिली तो बहुत एक बहुत अलग सा सुकून था उनके चेहरे पे भी। तो नो डाउट सुकून है। और हाँ, एक चिंता भी है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त मेरे सामने है। मैं एक पूरे समाज का जो वो भविष्य है वो मेरे हाथ में है, तो उसको कैसे मैं संवारूंगी, कैसे सहेजूंगी, या मैं अपना योगदान किस तरह से दे पाऊंगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त मुझे नज़र आ रही है अपने जीवन में। जब से मैंने आपको देखा है, जब से मैंने आपको जाना है, तो मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन एंकर के रूप में देखा है, एक कॉन्फिडेंट लड़की के रूप में देखा है जो हमेशा हिम्मत रखती है। ये संगीता जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर संगीता है, और उसका बचपन क्या था, उसका एनवायरनमेंट स्कूल में कैसा था, उसका एनवायरनमेंट घर में कैसा था, और क्या वो कंडीशन सच में ही ऐसी थी जहाँ पर आप एक कॉन्फिडेंट लड़की की तरह उभर पा रहे थे? बचपन की बात करूं तो हाँ, मैं अपने घर में पहला बच्चा था। इवन मेरे सभी कजिन्स में सबसे पहला बच्चा था, तो बहुत पैम्पर हुआ करती थी। घर की कंडीशन अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पहले से ही बहुत गरीबी सही। इवन मेरे पिताजी एक मेडिकल स्टोर करते थे जब हम बहुत छोटे थे, बचपन की बात है। तो पापा हम तीनों भाई बहनों को जो है वहाँ पे वो दवाइयाँ भी बेचते थे, मरीज़ का इलाज भी कर रहे होते थे, और हमें जो है सामने बिठा के पढ़ाते थे। तो पापा बहुत कॉन्शियस थे हमारी स्टडी को लेकर। इवन पापा कहते हैं, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन जब मैं फर्स्ट क्लास में बैठी तो मेरे पिताजी ने +2 के एग्ज़ाम्स दिए। वो उसका मतलब ये था कि मेरे पिताजी में जो पढ़ने की जो है एक ललक थी, और वो डॉक्टर बनना चाहते थे। तो आप बोल रहे हो कि जब आप पैदा हुए थे, आपके पैदा होने के बाद भी आपके पापा पढ़ रहे थे। इवन जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब वो उन्होंने +2 की, और उसके बाद उन्होंने बी फार्मेसी की, और लोन निकाल के उन्होंने कुछ पढ़ाई अपनी पूरी की। और वो जो सपना वो देख रहे थे, शायद उन्हें ये लगता था कि ये सपने मुझसे साकार ना हो पाए, जो जिस तरह की का बैकग्राउंड था, जिस तरह की परिस्थितियाँ हमारी थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो सपने जो है अपने बच्चों में बुनना शुरू कर दिए, देखना शुरू कर दिए। बिल्कुल, तो वो एक ज़रिया हो सकता है। और पिताजी बहुत कॉन्शियस थे हमारी पढ़ाई को लेकर।
खासकर मुझे लेकर, क्योंकि पहले शुरुआत मुझी से हुई स्कूल की। तो Yes. बहुत कॉन्शियस रहते थे, सुबह जगाना है, पढ़ाने बिठाना है। और उसके बाद वो जो मेडिकल स्टोर था वो किन्हीं कारणों से डूबता चला गया, लोगों ने उधारी पे दवाइयाँ खरीदी, तो एक टाइम पे वो ऐसा हो गया कि वो ख़त्म होने की कगार पे। इवन मेरे पिताजी ने गांव की एक लड़की को वहाँ पे मेडिकल स्टोर में काम सिखाया, दवाइयाँ बेचनी सिखाई, मतलब वो पूरा ट्रीटमेंट सिखा रहे थे जितना उन्होंने सीखा था। Okay. मेरी माताजी सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी मेरी माताजी ने, लेकिन उन्होंने भी पूरा वो काम सीख लिया था, और हाँ। वो चाहते थे कि मेरी बेटी जो है मेडिकल साइड जाए। खैर वो नहीं हुआ किसी Okay. कारणवश। उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनी हैं। बनी, उसके बाद फिर पिताजी ने ठेकेदारी की, और मतलब एक जरिया ढूंढ रहे थे, भटकते भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर, कुछ ना कुछ की किसी तरह से हमारे पास जो है कमाई का एक साधन जुटे। आखिरी दौर था जब मैं 7th क्लास में पहुंची, तो उस दौरान पिताजी ठेकेदारी कर रहे थे, और साथ में हमारे स्कूल्स में जो एसएमसी के प्रधान के चुनाव होते हैं, तो उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था, और लगभग सर्वसहमति से वो प्रधान बनने वाले थे एसएमसी के। Okay. उसी दौरान पैरेलल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था ग्राम रोजगार सेवक का, पंचायत में जो होते हैं। Okay. और उनका सिलेक्शन हो गया। मेरे पिताजी कहते हैं मैंने पता नहीं कितने इंटरव्यूज़ दिए, और बाय चांस वो रिज़ल्ट एसएमसी के प्रधान का एक दिन बाद आना था, और वो पहले इंटरव्यू वाला रिज़ल्ट आ गया। तो घर में खुशियों का माहौल आया कि अब कुछ अच्छा होगा। Okay. बट स्टिल हुआ ऐसा कुछ नहीं। पिताजी जिस जॉब में थे, उस मुझे लगता है कि हमने उसके बाद जो परिस्थितियां देखी वो उससे और भयावह थी। ओके, लेकिन संगीता दी, देखो मैं आपको को टोक रही हूँ बीच में, क्योंकि अभी आपने मेंशन किया कि आपकी माता पिता जो सोच रखते थे वो सोच ये थी कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, आपकी मम्मी ये सोचती थी कि मेडिकल फील्ड में हमारी बच्ची जाए। तो फैमिली की कंडीशन तो आपकी सोच के लिए उस हिसाब से अच्छी लगती है, लेकिन स्कूल की क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, और स्कूल का माहौल कैसा था? क्योंकि शहर के बच्चों की बात करें तो शहर के बच्चों के लिए स्कूल की हालत अलग होती है। अब आप हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला के दरंग जैसे गांव में आप पली बड़ी हैं, और गांव का हमें पता है कि आज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तो वो स्कूल और जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? स्कूल की अगर मैं बात करूं तो टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, हर एक क्लास में, या मैं कहूँ हर एक बैच में, कोई ना कोई ऐसे टीचर ज़रूर रहे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो बचपन से लेकर उस तरह का बैकग्राउंड रहा, और उनको लगता था कि ये बच्ची कुछ कर सकती है। अब मुझे नहीं पता टीचर अपने स्टूडेंट में क्या देखता होगा, लेकिन वो ये मानते थे, कोई एक टीचर ज़रूर हर क्लास में ऐसा होता था जो ये कहता था कि ये बच्ची जो है आगे जाएगी। तो बहुत सपोर्ट रहा टीचर्स की तरफ से, और इवन मैट्रिक तक तो मुझे खैर खास तौर से ज़्यादा वो स्टेज का भी खौफ था, मैं कभी गई नहीं। प्लस वन से मैंने स्टेज स्टार्ट किया, और एक मेरे टीचर हुए पॉलिटिकल साइंस के। तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सुना, मॉर्निंग असेंबली होती थी वहाँ, बच्चों की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती थी, तो उस दिन हुआ ये कि बाय चांस जो हमारे जो हाउस बने होते हैं ना इसमें मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर्स करवाने के लिए, तो उस दिन हमारी टर्न थी, और बाय चांस जिस लड़की ने वो भाषण देना था वो वहाँ नहीं थी। तो मुझे कहा कि आप पढ़िए। मैंने कहा अब क्या करूं? फिर मेरी हिंदी की नोटबुक में जो एक लिखा हुआ था कुछ बढ़ती हुई जनसंख्या या ऐसा करके कोई, तो मैंने पढ़ा, और उस दिन पहली बार जो है मेरे पॉलिटिकल साइंस के जो सर थे उन्होंने मुझे सुना, और हमारी पहली क्लास होती थी पॉलिटिकल साइंस की। उन्होंने मुझे कहा, जैसे मैं बाहर से आई, वो पहले पहुंच गए थे, मैं थोड़ा लेट पहुंची क्लास में, तो उन्होंने कहा ये लड़की कितना गंदा बोलती है। और उन्होंने इतना, मतलब वो एक टीचर ने आपसे ऐसा कहा कि कितना गंदा बोलती हो। और मैं थोड़ी देर के लिए, मैं क्या बोलूँ, मेरा सिर झुक गया कि पूरी क्लास के सामने सर ऐसे बोल रहे कि इतना गंदा बोलती है, कब क्या बोलूँ मैं। और उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने मेरा रिएक्शन देखा, और एकदम से
तुम बहुत अच्छा बोलती है। ओह! मैं तो भी 1 सेकंड के लिए डर गई थी कि लिटरली 1 टीचर ऐसा सेकंड कैसे बोल देते हाँ, हैं। तो वो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद वो इंस्पायर करते रहे आखिरी मोमेंट तक। और कॉलेज में एक दौर ऐसा आया जब मुझे ये लगा कि ये तो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊँगी? हुँ, तो बहुत डगमगाई हौसला बहुत मतलब मैंने बहुत लो फ़ील किया। लेकिन एक चीज़ जो रही, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं। ओके। मैं डर भी रही हूँ, फिर भी हुँ। मैंने वो चीज़ नहीं छोड़ी जो मुझे करनी थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एक मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट रहा और उसके बाद तो वो जर्नी चलती रही और ओके, तो अभी आप तक एक चल रही गवर्नमेंट है। स्कूल में पढ़े हो। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। ओके, तो अभी तक तो जितना भी हमने देखा कि पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा था, हुँ, टीचर्स ने भी काफ़ी एनकरेज किया है। हुँ। हालाँकि मैं बीच में थोड़ी-सी डर गई थी कि टीचर ने ऐसा बोल दिया है कि भई हाँ, ऐसा कुछ हुआ खैर है। वो उनका एक हुँ, अंदाज़ था कहने का। अंदाज़ था, बिल्कुल। हुँ, अब पर लेकिन अभी देखो कि जैसे मेरे भी आस-पड़ोस के जब बचपन में लोग हुआ करते थे, तो कुछ एक लोग ऐसे थे, इसको हम बड़े होके बहू बनाएँगे, हुँ, इसकी बड़े होके शादी हो जाएगी, ये हो हुँ, जाएगा, वो हो हुँ। जाएगा। तो आपके घर में भी कुछ एनवायरनमेंट ऐसे ही था कि सपने जो होते हैं ना, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, हमारे जैसे शहरों और गाँव में ऐसा चलता है कि लड़की ज़्यादा ये दिखती कि शादी होगी, घर का काम कैसे होगा और ये सारी चीज़ें। ये ग्रेजुएशन तक बिल्कुल भी नहीं था, इवन सेकंड ईयर तक ना ग्रेजुएशन सोसाइटी की तरफ से ना हुँ, सोसाइटी की तरफ से इसलिए भी नहीं था क्योंकि स्कूल में जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी गाँव के थी। अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी थी, गाँव हुँ, उस स्कूल के अकॉर्डिंग। तो हुँ, लोगों में ये था कि ये बच्ची जो है पढ़ने वाली है, अच्छी है, हुँ, मेहनती है, तो लोग इतना नहीं कहते थे। इवन मेरी सिस्टर के लिए बहुत सारी ये चीज़ें चलती थी कि इसकी शादी करानी है। लेकिन मुझे लेके नहीं था। फिर वो जो परिस्थितियाँ जो फाइनेंशियल जो हमारा थोड़ा-सा वीक वीकनेस पॉइंट था, फाइनेंशियल पॉइंट, वो उस वजह से मेरे पिताजी भी ये कहने को मजबूर हो गए कि बेटा मैं समझता हूँ कि तू सपने देखती है, तू पढ़ना चाहती है, बहुत आगे जाना चाहती है, लेकिन तू देख मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि 2 बच्चे मेरे पास और भी हैं जिन्हें पढ़ाना है। तुझे हुँ, मैंने इतना पढ़ा लिया, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, शादी के बाद भी करूँगा। अच्छा। बट अभी मैं इतना ही कर पाऊँगा, तो तू एमए इग्नू से कर ले और साथ में कोई जॉब कर ले। और मैं उस हुँ, चीज़ के लिए राज़ी भी हो गई। मतलब पापा ने क्लियरली बात कर ली थी। हाँ, हुँ, मैं बहुत ज़िद्दी थी कि मुझे ये करना है तो करना ही है। बचपन से वो ज़िद वाला फैक्टर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था हुँ, और शायद अभी भी है। अच्छा। तो उस चीज़ ने फिर मेरे पिताजी मतलब बहुत ज़िद करती रही शुरू में कि मुझे जाना है यूनिवर्सिटी, जाना है, जाना है, जाना है। सेकंड ईयर तक मैं ज़िद करती रही और हुँ, लास्ट ईयर जब पापा ने ये बोला आखिरी मोमेंट पे कि ये नहीं हो पाएगा, मुझे अच्छे से समझाया, मैं रोई-धोई मैं मान गई उनकी बात। हुँ, फिर लास्ट ईयर में मैंने ये सपना ही बंद कर दिया कि मैं शिमला जा रही हूँ या मुझे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करनी है। ओके। ये सपना देखना बंद कर दिया और मुझे लगा कि चलिए ठीक है, मैं पढ़ाई कर लूँगी, एमए मैं प्राइवेट कर लूँगी और हुँ, साथ में मैं जॉब कर लूँगी, पापा की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। ओके। अ, फिर उसके बाद मैंने पिताजी ने कहा कि आप तू जो है ये एग्ज़ाम जो है ये तो भर ले, एंट्रेंस दे दे, ये हुँ, पेपर देते रहना चाहिए। उस करके मैंने एंट्रेंस भर लिया और जब रिज़ल्ट आया एंट्रेंस का तो मैंने लगभग 3-4 दिन तक मुझे ये नहीं था पता कि रिज़ल्ट आया है। और जब हुँ, मुझे पता चला तो मैं उस वक़्त गाँव में थी और हम सेटल बनारसा में थे, तो इवन मुझे अपना रोल नंबर याद नहीं था, एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं था, फ़ोन नहीं होता था उस वक़्त, तो इतनी सुविधाएँ नहीं थी। हुँ, ख़ैर फिर जब मुझे किसी फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया, मम्मी के फ़ोन पे आया फ़ोन, तो बोलते तूने रिज़ल्ट चेक किया? बोलते ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट आया। मुझे याद नहीं था। मैं कहा यार अब फिर मैं गई और जब रिज़ल्ट चेक किया तो मैं टॉप 10 में थी हिमाचल में एंट्रेंस में। वाओ! दैट्स तो नाइस। हुँ, उसके बाद मुझे फिर यही था कि अब पिताजी को कैसे मनाएँ, फिर मेरे अंदर वो कीड़ा फिर से जाग गया कि अब मुझे जाना है, जाना है। सारे ये इर्द-गिर्द के जितने मेरे सराउंडिंग के थे, मेरे टीचर्स, मेरे जो हुँ, मुझे एप्रिशिएट करते थे, वो सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आपको ये गोल्डन चांस नहीं खोना चाहिए और आपको जाना चाहिए। पिताजी मना करते रहे लास्ट मोमेंट तक। मैं रोई-धोई बहुत ज़िद की, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, सबसे बुलवाया। हाँ, उस वक़्त पिताजी गलत नहीं थे क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी थी, पर एक सपोर्ट था घर से। मेरे दादाजी ने मुझे ये कहा कि
उस वक्त पे हाँ कि मुझे वहाँ पे वो ठेला लगा के कुछ बेचना भी पड़े, मैं बेचूंगा पर तू पढ़ाई कर, मैं तेरे साथ चलूँगा। ये आपके दादाजी ने आपको बात हाँ, की है। और वो हमेशा से पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्टिव रहे। इवन मेरे दादाजी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज भी अखबार पढ़ते हैं, चश्मा लगा के छोटा सा टुकड़ा भी कहीं होगा उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो शायद उनके अंदर भी कभी ज़ील रही होगी हाँ, मतलब पढ़ाई की। कि मोटिवेशन थी, घर में नहीं थी कहीं थी पे। कहीं पर ले वो हो नहीं पा रहा था। ओके। हाँ, तो मैं आपको किसी फिर ने से भी मैं बस बार-बार आपको पीछे ले जाऊँगी ताकि जब तक मेरी संतुष्टि ना हो जाए और हमारी ऑडियंस भी जानना हाँ, चाहेगी हाँ। कि ये जो अखबारों में बहुत छपा है, इनफैक्ट हुँ, हर हेडलाइन यही बोलती है कि मेले में चूड़ियाँ बेची है। हुँ। ये चूड़ियों की क्या कहानी है? मैं प्लस 2 में जब थी तो हुँ, अ, उस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी घर अच्छा। की, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हुँ, क्योंकि घर का खर्चा बढ़ रहा था, बच्चों की पढ़ाई का, अम, समाज में उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें। और उस वक्त प्लस 1 में मैं गांव के स्कूल में आ गई थी, क्योंकि 3 साल मैंने बनारसा स्कूल में लगाए और उसके बाद प्लस 1 के लिए मैं और मेरी बहन और मेरी माता जी गाँव आ गए। हुँ, तो प्लस 1 प्लस 2 मेरी वहाँ से हुई। उस दौरान जब पिताजी जब घर आते थे हफ्ते 2 हफ्ते में या महीने में एक बार, तो हम एक उम्मीद रखते थे कि पिताजी कुछ लेकर आएंगे पैसा और हमारा थोड़ा गुजारा चल गुज़ारा पड़ेगा। चलेगा। हाँ। पर होता ऐसा नहीं था। हुँ, उनके पास पैसा नहीं होता था, जब आते थे तो किराया के लिए भी कई बार पैसा नहीं होता था कि मुझे हुँ, वापस जाना है, अब कैसे जाऊंगा। तो वैसी कंडीशन आ गई थी और मजबूरन मेरी माता जी ने जो है सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। हुँ, हुँ, सब्जियां भी ऐसे वो किल्टे में उठाकर गांव-गांव ले जाते थे और बेचते थे, और बिल्कुल। उससे थोड़ा बहुत वो जो कमाई होती थी वो हमारा गुजारे लायक वो होता था। हुँ, फीस के लिए भी बहुत मुश्किल होती थी इवन स्कूल की। मैंने आईटी रखी थी तो फिर शायद 110-120 रुपए पर मंथ लगता था उसमें, तो वो भी बहुत टफ हो जाता था हुँ, उस वक्त। तो उन्होंने जब सब्जियां बेचनी शुरू की, फिर छोटे छोटे मेले लगाने शुरू किए। मेरे पिताजी बहुत, जब मैं बहुत छोटी थी शायद पैदा हुई थी उस दौरान भी ये काम करते थे, चूड़ियाँ वगैरह जो मनियारी का काम करते हैं लोग, ओके। ये बेचा करते थे। हुँ, लेकिन बाद में वो प्रोफेशन बंद कर दिया था, क्योंकि मेडिकल स्टोर ने हमें काफ़ी हेल्प की होगी उस वक्त, तो ठीक हो गई थी फाइनेंशियल कंडीशन, फिर बाद में बंद हो गया था। लेकिन मेरी माता जी के शायद जहन में ये चीज़ थी कि हम ये शुरू कर सकते, तो उन्होंने थोड़ा सा सामान लाया होगा 2-3 हज़ार का और किसी गांव के मेले में चले गए, हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मेरे पिताजी भी इंस्पायर हुए कि शायद मुझे भी, तो वो प्लास्टिक की चप्पलें होती है ना, वो लेके आए और मम्मी के साथ चले जाने लगे मेले हुँ, में कि चलो थोड़ा मैं भी हेल्प कर लूँ। फिर इस तरह से शुरू हुआ, ये प्लस 2 से हुआ, और उसके बाद कॉलेज, जो पूरा कॉलेज वाला टाइम गया मेरा, पूरे उस वक्त पे मेरे मम्मी पापा ने मेले लगाए। और मेले इवन, मतलब जहाँ पर भी हाँ, लगते जहाँ थे। पर भी लगते थे, गाँव के मेले होते थे या कुल्लू मंडी के आसपास के जितने भी हुँ। मेले होते थे वो उन्होंने सारे लगाए। इवन हम भी साथ में जाते थे। ओके। सुनने में ना अभी आप इतने नॉर्मली बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम्म, फिर मम्मी ने ऐसा सोचा कि मेले लगाए, मेले हम्म, में चूड़ियाँ बेच लेते हैं, पापा ने हम्म, भी सोचा सपोर्ट करेंगे तो प्लास्टिक की चप्पलें ले आए। हम्म, लेकिन वो जो प्रेशर वाली कंडीशन होती है और जो फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि शायद हम लोग कॉलेज के लेवल पर हम्म, आके प्लस 1 प्लस 2 में हम लोग अपने पेरेंट्स को देख पाते हैं, हम्म, फाइनेंशियली हम कैसे चले हैं वो भी देख पाते हैं। हम्म, तो उस टाइम पे हमारा जो मेंटेलिटी थी हम्म, वो कैसी रही थी और किस तरह से हम लोग सिचुएशन को टैकल कर रहे थे और कैसे हम लोग कि आगे पढ़ाई भी करनी है उसको भी हम लोग देख रहे थे। हम्म। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे लग रहा है ये एक खेल खेल में हुआ होगा शायद। उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि मेरे पिताजी, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले एक ज़मीन खरीदी थी, जिस पे कुछ केस वगैरह वो जिससे खरीदी थी उसके भाई ने किया था, तो वो 8 साल बाद कब्ज़ा मिला था। और वहाँ पे क्योंकि हम किराए के घर में रहते थे, तो पिताजी ने सोचा क्यों ना हम इस पैसे को बचा के हम इस पैसे को अपने घर पे लगाएं और हम घर बनाना शुरू करें। हम्म। तो जहाँ ज़मीन खरीदी थी वहाँ पे एक वो चद्दरें होती है जो हाँ। कबाड़ियों के पास होती है, उसका अच्छा। एक शेड बना दिया हम्म। और वहाँ पे रहना शुरू किया और साथ में घर का काम शुरू कर अच्छा। दिया हम्म। कि सुबह शाम हम खुद काम करते रहेंगे और 1-2 लेबर भी लगा के अ, वो वहाँ पे रहना। और पिता मम्मी पापा का मेले में जाना, और वो दरवाज़ा भी ऐसा था कि कोई भी अंदर
घुस सकता था। हम 3 भाई बहन अकेले रहते थे, बिल्कुल खेत ही था वो। अच्छा। एक बार हुआ यूं कि वहाँ से अंदर को सांप घुस गया होगा और वो अपनी चमड़ी छोड़ के वहाँ चला गया। अच्छा। तो मतलब ऐसी कंडीशन में जहाँ घास फूस कबाड़ सब कुछ है, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, और नहाने के लिए बाथरूम पे नहीं था, एक वो तिरपाल लगा के, हम्म। वो सब। और फिर मम्मी पापा मेलों में जाते थे तो उनका खाने का पता नहीं है किस वक्त खा रहे हैं, सोने का पता नहीं है, पहुंचने का पता नहीं, कई बार हमें अकेले छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कंडीशन, लेकिन उस वक्त साथ में हुआ ये एक वैसा ही एक शेड हमने मेरे पिताजी ने कहीं किराया पे लिया, सड़क के नज़दीक कहीं सब्जी मंडी था और वहाँ नज़दीक एक शेड खरीदा। वहाँ एक वो जो बेड जिसको फड़ी बोलते हैं वो रखी, और थोड़ा सा सामान कि यहाँ भी लगाया करेंगे हम दिन में, सुबह से शाम तक थोड़ा बहुत चल पड़ेगा। चल पड़ेगा, तो बिल्कुल। मैं जब कॉलेज जाती थी, कई बार सुबह लेट जाना होता था, तो सुबह जाके वो दुकान खोलनी है, वो फड़ी आगे लगानी है, बैठना है जब तक मेरे पास टाइम है, और शाम को जब वापस लौटूंगी तब भी बैठना है, और जिस दिन फ्री होंगी उस दिन खुद पूरा दिन बैठना है। ओके, लेकिन फिर मन को कैसे मना रहे थे मन कि को यार सबसे बड़ी हूँ घर की, छोटे भाई बहन भी है, एक भाई है, एक बहन है। पता नहीं मुझे, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज भी मैं ये सोचती हूँ, अपने भाई बहनों को लेके भी सोचती हूँ, और अपने जिसकी भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, गांव में लगभग सब बहुत अच्छी कंडीशन किसी की नहीं है। मुझे लगता है कि आज हम जैसे जी रहे हैं, कल वैसा ना हो, कल कुछ बेहतर हो, इसके लिए हम आज मेहनत करें। और मेरा जो कॉलेज वाला टाइम होता था, बस में बहुत भीड़ होती थी, हम सरकारी बस में जाते थे, शायद 300-400 के करीब का, कुछ 300-350 में शायद पास बनता था HRTC का। तो इतनी भीड़ होती थी, मुझे कहीं गलती से सीट मिल जाए तो मैं कई बार तो एक टांग पे खड़े होके भी जाना पड़ता था ना। तो मैं बस में सुबह जाते टाइम और शाम को आते टाइम मेरे हाथ में किताब खुली होती थी। मुझे नहीं पता मैं पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो किताब खुली रहेगी, वो एक आदत बन चुकी थी उन 3 सालों में। तो जहाँ भी बैठ जाती, ठीक है मैं पढ़ रही हूँ, दुकान पे बैठी होती तो कई बार वहीं बैठ के पढ़ना है। तो एक जो ज़ील थी वो कभी खत्म नहीं हुई, बावजूद इन परिस्थितियों के। मुझे लगता है इस परिस्थिति ने ही मुझे बनाया और प्रेरित किया कि तू ये कर। तो वो एक प्लस पॉइंट रहा। बहुत ज़्यादा, जैसे एक कहते हैं ना, वो उबाल आता है कि ठीक है आज ऐसा है, लेकिन मुझे कल के बेहतर होने की उम्मीद है, वो हमेशा रही। और सुबह 5 बजे उठना और थोड़ा सा उठ के सबसे पहले किताब पकड़ना, वो एक शायद अच्छी हैबिट्स में कहूँगी, वक्त के साथ वो धीरे धीरे पढ़ाई हो रही थी। हो रही थी किसी न किसी कारण और अभी से। तक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पढ़ाई ही हो रही थी, है ना। आपने बस एक बार थोड़ा सा मेंशन किया कि हाँ +1 से मैंने भाषण देना शुरू किया, लेकिन वो जो 10th तक की संगीता थी उसमें एकदम से ऐसा क्या हुआ कि भाई हाँ अब मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर अब मुझे कुछ और चाहिए अपनी ज़िंदगी से। तो साथ के साथ, पढ़ाई के साथ, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो कॉलेज में हो, क्या चल रहा था? एज सच अगर मैं अपने एक स्टूडेंट लाइफ की या एक स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं खुद को देखूं तो मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट पढ़ाई में रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था और अभी भी नहीं है। तो मुझसे अगर कोई ये उम्मीद करे कि 90% टाइप ऑफ गर्ल की इसके इतने परसेंट आ रहे हैं, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी में घुसी रहती है, नो। मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ जो बाहर की गतिविधियाँ हैं, वो एक प्लस पॉइंट आपकी ज़िंदगी का हो सकती है, वही है जो आपको अलग बना सकती है। ये अब बना, लेकिन जब आप +1 की बात कर रहे हैं कि उससे पहले नहीं था, बाद में आया, वहाँ एक एनकरेजमेंट मिली। वो होता है ना, मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुएं का मेंढक हूँ, वो घर का शेर, क्या कहते हैं वो, घर में तो बिल्ली भी शेर कहलाती है। तो मुझे वो लगता था कि हाँ एक छोटा सा गांव है, गांव का छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे मैं इन टीचर्स को ब्रिलियंट दिख रही हूँ, तो मैं हो गई। और शायद वो एक एप्रिसिएशन था, और तब मुझे वहाँ से ये हुआ कि जिन टीचर्स ने मुझे एनकरेज किया कि मुझे और करना है, लत लग गई बिल्कुल स्टेज की। तो मैं ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो अंदर बैठ गई। और उसके बाद वो आगे बढ़ते 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 बढ़ते
मेरी हैबिट बन गई है। और अब तो इतना है कि मुझे कई बार लगता है कि अभी तक मुझे लास्ट मोमेंट तक मुझे ये लगता था कि कहीं मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही हूँ। खिलवाड़ इन द सेंस? कि मैं पढ़ाई से ज़्यादा प्रायोरिटी मैं इन चीज़ों को दे रही हूँ। अच्छा। लेकिन जब ये सिलेक्शन हुआ, मुझे नहीं पता इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यूअर क्या देखता है, उस आदमी में, उस पर्टिकुलर पर्सन में, कैंडिडेट में क्या देखना चाहता है, किस तरह की क्वालिटीज़। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मुझे किसी ने सिलेक्ट किया होगा तो एक प्लस पॉइंट ये रहा होगा कि मेरे पास हट के जो क्वालिटीज़ थी वो वाली थी जो मैंने पढ़ाई से बाहर निकल के और चीज़ों को अपने जीवन में लाया, मतलब किया। ओवरऑल हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपकी हाँ, हो रही थी वो हाँ, इसकी वजह से हो रही थी। वो इन चीज़ों की वजह से, लोगों से बातचीत करना, कभी इंटरव्यूज़ करना, कभी खुद कहीं पार्टिसिपेट करना, मतलब ये चीज़ें कभी रुकी नहीं और मेरी प्रायोरिटी पे ये चीज़ें रही। और पढ़ाई में उतना ही करती थी या अभी भी करती हूँ शायद, जितनी मुझे ज़रूरत होती है। अच्छा। और मुझे ये भी लगता है कि अ, आप इतना ज्ञान हासिल कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, अपना मुंह सुखा रहे हैं, उस चीज़ को, इतना जो आपने ज्ञान अपने अंदर पाल लिया, अपने दिमाग में समेट लिया, उसको हाँ, आप एक्सप्लोर कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी, मैं मानती हूँ कि जो आपके अंदर है वो बाहर निकलना चाहिए, तब उसकी वैल्यू है, तब उसकी रेलेवेंस है। ओके, तो मतलब अभी जो हमने सुना इससे मतलब ये भी पता लग रहा है हमें कि जो हम लोग हम्म, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम स्कूल में कर रहे हैं, हम्म, कॉलेज में कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस रखती है कहीं ना कहीं। हम्म, और उसके बाद हमने बीच में, आई एम सॉरी हम्म, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने मैंने अपना पहला स्मार्टफोन जो मेरे हाथ में था इंटरनेट कनेक्शन के साथ, हम्म, वो था मेरा +2 की शायद एंड में मेरे हम्म, पास था वो। हम्म। आपके पास कब आया था पहला स्मार्टफोन और मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी? मेरे पास पहला स्मार्टफ़ोन आया था जब मैंने एमए कंप्लीट कर ली थी। वो भी तब आया जब मैंने एमए कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने एक सर्वे, यहाँ पे ही यूनिवर्सिटी में ही किसी टीचर के पास एक सर्वे आया था, हम्म। पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के पास। ओके। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया वो, और लगभग 4-5 महीने का था वो, हम्म। इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। 1 महीने की ट्रेनिंग थी, 4 महीने का सर्वे था। हम्म। उसमें जो पैसा कमाया उससे मैंने पहले एक फ़ोन खरीद लिया अपने पास, ओके। छोटा सा 7-8 हज़ार का। हाँ। और तब मेरे पास पहला फ़ोन आया इस तरह का, उससे पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। और ये जो एक बात मुझे ऐड करना रह गई, उससे पहले, उस बीच में, उस सर्वे के बीच में मैंने एक इंटरव्यू दिया था दूरदर्शन में, हम्म। कैजुअल एंकर का। ओके। जो तो उस इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आपके ऑडियंस के साथ भी। हम्म। जो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो पहली बार स्टूडियो में जाना, और इतने बड़े बड़े कैमरास वहाँ लगे हुए हैं, जिस लड़की ने कभी कैमरा फेस नहीं किया हो और एक गांव से उठकर सीधे यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 साल लगाए। लेकिन मेरे पास फ़ोन एक छोटा सा था जिसमें इतना मोटा रबड़ जो है बांधने के लिए लगा होता था। अच्छा। तो मैंने कभी नहीं देखा था। और जब मैं स्टूडियो में फ़र्स्ट टाइम गई, जब उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं थोड़ी सकपका गई और मैं वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाई। और लिटरली मुझे ये लगा कि अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए। वो जो मतलब स्टेज क्या स्टार्ट करना स्टेज चाहिए? मैंने +1 से लेकर 7 साल हाँ। का, 6-7 साल का जो सफ़र था, मुझे लगा कि वो ज़ीरो है। अब मुझे ज़ीरो से स्टेज स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़ीरो हो गई हूँ। तो तब उस फ़ोन को यूटिलाइज़ करने का शायद एक ज़रिया बना, कुशांजलि के थ्रू या खुद की तलाश से, जब मैंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनाए, उस पे अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की। तो वो जो कैमरा का जो को फेस करने का जो फोबिया था, वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मुझे उस फ़ोन के माध्यम से बाद में मिला, और बहुत मतलब सारे लोगों से यूटिलाइज मिला। करने पर है कि आप कैसे यूटिलाइज कर रहे यस, हैं। यस। ओके। अभी तक हमने आपके कॉलेज तक की बातें कर रहे थे हम हुँ, लोग कि आप कॉलेज आए उसके बाद भी कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ज़िंदगी चेंज हो गई थी क्योंकि आपके पापा ने भी आपसे कुछ एक चीज़ें क्लियर कर दी हुँ, और भी बहुत सारी चेंजेस हुए। हुँ, तो क्या थे वो चेंजेस? कैसे आपने एमए में एडमिशन ले ली? हुँ, उस टाइम पे घर की ये कंडीशन थी और हुँ। अगेन फिर से मेंटली आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे? अ,
मेंटली वो जो एक ज़ील होती है, एक बच्चा है जो सिर्फ सपने बुन रहा है, हवाई सपने बुन रहा है, कल्पनाएं कर रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। शायद धरातल कुछ नहीं था उस चीज़ का, लेकिन सपने बुने जा रहे थे और वो निरंतर जो है बुने ही जा रहे थे, वो रुके नहीं। तो वो चल रहा था और परिस्थितियाँ कैसी है कैसी नहीं, हाँ हेजिटेट करती थी। पिताजी 2000 3000 मैक्सिमम 3000 कभी भेज देते थे। तो जिस दिन मुझे 5000 मांगने होते थे, कभी फीस भी देनी होती तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था। पर खैर पिताजी ने कभी ऐसे नहीं किया। जब मैं MA 2 साल जो मैंने यहाँ से किए, तो कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है। वो पता नहीं कैसे कैसे कर रहे थे, मेले भी साथ साथ में लगा रहे थे और मुझे पैसा भी भेज रहे थे। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अब इसके बाद तो बिल्कुल मत सोचना और अब या तो नौकरी का ही देख ले। और हर फ़ोन पे मुझे ये कहा जाता था कि नेट के लिए बहुत सारे लोग जो है दौड़ दौड़ रहे हैं, तू कैसे कर पाएगी, बहुत तेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। और था भी सच। तो मेरे लिए एक चुनौती बन गई थी कि अब मुझे या तो अपने ही बिहाफ पे पढ़ना है, मतलब वही था। और बाय चांस वो सर्वे आया और मैंने उसमें जब पार्टिसिपेट किया तो थोड़ा बहुत पैसा अर्न किया और उसमें से कुछ सेविंग्स करके मैंने बीच में MPhil का एंट्रेंस दिया, जिसमें मेरा 4th रैंक रहा ऑल ओवर। और मेरी एडमिशन हो गई और वो एडमिशन मैंने अपने कमाए हुए पैसे से ली MPhil में। और उसके बाद थोड़ा बहुत खर्चा मेरा चलता रहा। खर्चा चलता रहा और बीच में ही कोविड आ गया। और मैंने उस वक्त ये ठानी, जब मेरी MPhil में एडमिशन हो गई तब मैंने ये ठानी कि अब मुझे नेट क्वालिफाई करना है, करना बहुत ज़रूरी है, या अदरवाइज़ मुझे तुरंत जो है घर वापस जाना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई करने के साथ मैंने ये सोचा था कि अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी। उसके लिए मैंने ये सोचा था कि गेस्ट फैकल्टी पे कहीं आसपास पढ़ाऊंगी किसी कॉलेज में, क्योंकि नेट क्वालिफाई होना पहले ज़रूरी है। और साथ साथ में कुछ पेपर चेकिंग वगैरह रिसर्च स्कॉलर्स करते हैं, तो मुझे वो भी शायद अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उसके थ्रू जो है मैं अपना जो है पढ़ाई पूरी करूँगी। हुआ क्या, बाय चांस उसी दौरान गेस्ट फैकल्टी पे रखना जो है बंद कर दिया गया कॉलेज में। ऐसा सुनने में आया। और जो रिसर्च स्कॉलर्स जो पेपर्स चेक करते थे वो भी बंद हो गए, तो मेरे ये भी रास्ते बंद हो गए। और बाय चांस शायद ईश्वर साथ था, फरवरी एंड मार्च स्टार्टिंग में कोविड शुरू हो गया और मेरे पास तब तक थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था। तो कोविड शुरू हो गया, कुछ टाइम तक रुकी। जो आपने अपना पैसा कमाया हुआ था अभी वही चल रहा है? वही चल रहा है। उसी से मैं अपना पूरा खर्चा कर रही हूँ। इवन घर भी बीच में भेजे कुछ थोड़ा बहुत पैसा। वाओ। तो फिर जब कोविड शुरू हुआ तो 1 महीना तक तो रुकी। हमें मुझे लगा कि शायद कंडीशन सुधरेगी, कुछ हमारा स्टार्ट होगा फिर से। पर नहीं हुआ। 1 महीना बाद मैं घर चली गई और फिर उसी दौरान पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। तो उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। मेरे पास लास्ट 5000 बचे हुए थे घर जाने पे भी। अच्छा। तो वो 5000 मैंने उनको पकड़ा दिए क्योंकि पैसा नहीं था। तो पिताजी का इलाज कराना था। पिताजी बहुत स्वाभिमानी थे कि मैं बेटी से पैसे नहीं लूँगा। अच्छा। मैंने मम्मी को पकड़ाया कि आप जाओ, ये ATM ले जाओ और पापा का इलाज कराओ। तो वो वहाँ पे ख़त्म। उसके बाद ये मई की बात है ना, 2020 के मई 2020 की बात है। और कुछ दिनों बाद जो है। आपकी मास्टर्स कब शुरू हुई थी? मास्टर्स मेरी 2017 में शुरू हुई थी, 2019 तक। हाँ, इसी बीच क्या हुआ था, दिसंबर में मेरा नेट भी, अक्टूबर में मेरी MPhil में एडमिशन हुई, दिसंबर में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। और उसी नेट क्वालिफाई होने की उसी बेस पे मेरा NFSC जो नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेट के बेस पे ही रहती है। ये 2020 की बात चली है। हाँ, दिसंबर 2020 में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ और मई 2021 में जो है इसकी शॉर्ट लिस्ट आई। मई 2020, 19 की बात है ये, 20 में शॉर्ट लिस्ट आई थी। 20 मई 2020 को शॉर्ट लिस्ट आई और जिसमें मेरा सिलेक्शन फेलोशिप के लिए हो गया था। ओके। और शायद आप मास्टर्स के दौरान हॉस्टल में रहे हैं, HPU के हॉस्टल। हाँ, HPU के हॉस्टल। हाँ, तो शायद मतलब कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहा है। नहीं तो शिमला जैसी महंगी जगह में नहीं, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मुश्किल है। ओके। तो वो एक प्लस पॉइंट रहा कि वहाँ से मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा, हाँ, कई बार मेस के लिए
पैसा नहीं होता था तो उस पैसे को बचाने के लिए मैं मेस ले लेती थी। एक बार साल में एक बार मेस लेना ज़रूरी होता था हर हाँ। एक लड़की के लिए, हर एक बॉर्डर के लिए। लेकिन कई बार मैं एक बार एक्स्ट्रा मेस ले लेती थी ताकि मुझे जो मेस बिल देना पड़ता है वो ना देना पड़ जाए। हाँ, मेस मैनेजर्स को हाँ, उस महीने हाँ, का जो मेस बिल होता है वो माफ होता है। स्किप होता है। हम्म। तो कई बार मैं एक्स्ट्रा मेस ले लेती थी ताकि मेस बिल से मैं स्किप हो जाऊँ। ओके, और इस उस तरह से। मास्टर्स के दौरान घर में और क्या चला हुआ था? शायद आपकी जो छोटी बहन है उनकी शादी भी उसी दौरान हुई है। हाँ, मेरी छोटी बहन की शादी जब मेरा एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, हाँ। उस दौरान मेरी छोटी बहन की शादी हुई। तो क्या उससे पहले आप पर प्रश्न था कि छोटी बहन की शादी हो रही है, ये बड़ी कर क्या रही क्योंकि है? मैं बहुत ज़िद्दी थी और वो थोड़ी सी बात को मानने वाली थी, माता हाँ। पिता की थोड़े आज्ञाकारी बच्चा। तो पर मैं ये इस मामले में थोड़ी सी पीछे थी और मैं ज़िद पे अड़ी रही कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। हाँ। तो एट लास्ट क्योंकि उसका पढ़ाई में हालांकि बहुत सपोर्ट, बहुत कोशिश हमने की कि वो पढ़े, लेकिन वो ज़ील की बात है, नहीं थी अंदर, इंटरेस्ट हाँ। नहीं था। और फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसी नहीं थी कि ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए। इवन पिताजी तो ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा रिलीफ मिले कहीं से, किसी तरह से। अच्छा। तो उसकी शादी करा दी गई हम्म। और मैं यहाँ उसका रिश्ता मुझे लगता है यहाँ आने से पहले हो गया था कुछ भी। तो अभी हम लोग उस फेज तक पहुंच गए जहाँ पे आपकी एमए कंप्लीट हुई है। आपने बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में की। आपने दूरदर्शन हिमाचल का ज्वाइन कराया, उसके बाद आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी किए, उसके बाद आपने कुशांजलि किया। कुशांजलि का अगर आपको पता नहीं है तो हम थोड़ा सा आइडिया देंगे कि कुशांजलि जो है, इनके और इनके साथियों ने मिलकर किसी एमए के टाइम में ही साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का, जो कि इन्हीं की पहल से शुरू हुआ था, तो वो कुशांजलि था और आज भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है आज की डेट तक। तो हाँ, कुशांजलि की वजह से ही हम लोग मिले हैं। लेकिन उसके बाद आपने एमफिल करना शुरू की। अभी भी मतलब कि ढीठ हो तो ऐसा हो, अदरवाइज हो ही ना। हाँ, आपने कहा कि अभी एमए भी कर ली है, तो अभी देखो अब मैंने और भी पढ़ना है, एमफिल भी आपने एमफिल। हाँ, एमफिल में मैं पहुंच गई। फिर उसके बाद वो फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ और उस दौरान बीच में कोविड भी लगा रहा। अच्छा। और जब वापस आई तो फेलोशिप तब तक आ चुकी थी, लगभग अक्टूबर की बात है, या अक्टूबर 20 की, तब तक अक्टूबर नवंबर की शायद। ओके। तो दिसंबर में मेरी फेलोशिप आई। हाँ, लेट आई है। तो दिसंबर में मेरी फेलोशिप भी आ गई थी, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ। लेकिन उस दौरान पिताजी लगातार बीमारी से जूझ रहे थे, तो वो जो एक रिलीफ जहाँ से भी मिलता रहा, वहाँ एक हर्डल नई पैदा होती गई और लगातार वो चल ही रही थी। तो आज की डेट में क्या सिचुएशन है? हाँ, आज की डेट में आज से पहले जाना चाहूँगी, रिजल्ट से पहले थोड़ा सा। इवन जब मेरे पिताजी बीमार हुए, वो एमए लास्ट सेमेस्टर के करीब की बात है, जब मेरे पिताजी रेगुलर हो गए थे तो हमें लगा कि थोड़ा सा रिलीफ होना है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब पिताजी रेगुलर हुए और साथ में ही उनको एक बीमारी से जूझना पड़ा। इलाज लगातार चलता रहा और बवासीर से आते आते फिस्टुला, कैंसर डिटेक्ट हो गया लास्ट तक। जब मैं एमफिल में थी तब उन्हें कैंसर हुआ था। उसी बीच मुझे फेलोशिप भी लगी थी, तो सोचा था थोड़ा और रिलीफ होना है और पिताजी भी ठीक हो जाएंगे। उम्मीद हमेशा बंधी रही कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एमफिल की बात है, मेरा रिसर्च वर्क चल रहा था और पिताजी का यहाँ आईजीएमसी में ऑपरेशन हुआ। लगभग 3-4 ऑपरेशन हो चुके थे, उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। ओके। और जब मैं ये सोचती थी कि अब मुझे रिसर्च वर्क जो है अपना कंसिस्टेंसी के साथ करना है, उसी दौरान कोई ऐसी चीज़ घर में हो जाती थी कि अब तुझे ये भी देखना है, मतलब घर की जिम्मेदारी, पिताजी का बीमारी से जूझना। हाँ, मतलब कि यही है बात, ये परीक्षा बार बार आ रही थी। इवन जब मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट होने को था, तो मैं सांगटी के एक छोटे से कमरे में रहती थी, जहाँ पे पानी की तो खैर हमेशा समस्या रहती ही है, लेकिन वो गर्मियों की बात है। पिताजी को फरवरी में कैंसर डिटेक्ट हुआ और जब उनकी रेडिएशन चल रही थी उस दौरान लगभग मार्च अप्रैल की बात है ये। तो
तो माता जी घर में थे तो कितना ही मम्मी दौड़ते घर को संभालते या पिताजी को संभालते। तो 1 सप्ताह में 5 दिन रेडिएशन होना और 5 दिन तक मेरे पास रहते थे हफ्ते में और 2 दिन घर में लगाते थे जी। तो फिर अकेले उनको रेडिएशन के लिए भेजती थी और खुद जो है सुबह उठ के उनको खाना बनाना खिलाना और हॉस्पिटल भेजना, फिर उसके बाद घर के बाकी काम करना, उनके कपड़े धोना या साफ़ सफाई करना कमरे की। और जो रिसर्च वर्क होता था वो मैं 2 बजे डिपार्टमेंट पहुंचती थी और 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक डिपार्टमेंट में अपने काम से जूझना और 5:30-6 बजे घर पहुंचना, रूम पहुंचना और रूम पे जाके पिताजी के लिए फिर वही खाना खुना बनाना जो भी रहता था। ओके। तो उसी दौरान बीच में जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां है उसकी नोटिफिकेशन भी आ गई थी। पानी की इतनी दिक्कत हो गई थी कि लास्ट जो मेरी बिल्डिंग सबसे टॉप पे थी लेकिन लास्ट से लेके हमें नीचे नाले से बावड़ी से पानी उठा के मैं लाती थी, वहां जाके कपड़े धोती थी पिताजी के। मतलब पहले चढ़ाई थी वो अच्छी मतलब खासी, 1 पहले बजे तक उतरो। मुझे उस पानी के लिए चढ़ाई 1 बजे तक मुझे उस पानी के लिए और कपड़े धोने के लिए ये वो करने के लिए जूझना है और 1 से 2 तैयार होके 2-2:30 बजे को यहाँ पहुँचना है और 2-2:30 बजे से शाम 6 बजे तक अपना रिसर्च वर्क और 6 बजे से फिर पिताजी के साथ थोड़ा उनकी जो भी ज़्यादा तो क्या खाना पीना रहता था तो वो सब चीज़ें और साथ में दिमाग पे ये प्रेशर कि मेरे पिताजी को कैंसर है। साथ में बाकी लोग तैयारियां कर रहे लाइब्रेरी में बैठ के और मैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रही हूँ या इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रही हूँ। और खर्चा कैसे चल रहा था? खर्चा फेलोशिप मिल रही थी तो उसने काफ़ी मदद की और जो पिताजी की बीमारी का इलाज है कुछ हमने अपनी जेब से लगाया और हिम केयर ने काफ़ी मदद की इसमें की। ओके। तो वो सब साथ में चल रहा था और आईजीएमसी से ट्रीटमेंट चल रहा था और लास्ट मोमेंट जब उनका ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब जो है आप पीजीआई चले जाइए क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा ऑपरेशन है, प्लास्टिक सर्जरी होनी है तो आप पीजीआई चले जाइए। फिर पीजीआई में जूझना, पीजीआई पहली बार मैंने पीजीआई देखा, वहाँ का कैंपस और कहाँ जाना है, कैसे जाना है, डॉक्टर से कैसे डील करना है। लास्ट मोमेंट तक हम जूझते रहे और डॉक्टर्स ने कह दिया कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ओके। हाँ, और एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो उस वक्त थी कि क्योंकि आईजीएमसी से डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो ठीक होने के चांस है क्योंकि हमने 50% जो है रिकवर ये हो चुके हैं इससे कीमो और रेडिएशन से। फिर पीजीआई में एक उम्मीद लेके गए थे कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो मेरे पिताजी एकदम ठीक हो जाएंगे। पर बहुत टाइम जूझने के बाद सारे वहाँ पे टेस्ट होने के बाद कोई 2 महीना बाद ये पता चलता है कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो इस केस में उनके पास अल्टरनेट ही कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं था। नहीं, एक तरफ से हम बात कर रहे हैं कि ये सारी सिचुएशंस चली हुई है, दूसरी तरफ से पेपर निकालना है और आपने निकाला भी है। कैसे? दी आपने बोला कि एक तरफ एमए के बाद एंट्रांस चला है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरी तरफ घर में कंडीशन ख़राब हो रही है, काफ़ी कुछ चला हुआ है, फिर भी आपने उस पेपर को पार किया कैसे? मुझे जितना टाइम मिला मैंने यूटिलाइज़ किया। अगर मैं 10 दिन यहाँ हूँ तो मैं उन 10 दिन को मानती थी कि यही 10 दिन है मेरे पास। अगर मैं 5 दिन हूँ तो 5 ही दिन मेरे पास है। और बहुत ज़्यादा जो एक मेरा जो पहले से जो मेंटेलिटी रही है या जो मेरी हैबिट रही है कि मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से पढ़ती हूँ, तो वो फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा था। और निश्चित तौर पर जो है जितना मुझे लगा कि हाँ मुझे इतना कवर करना है, ये मेरा दायरा है, उस चीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की और बाकी लास्ट में जो है भगवान भरोसे छोड़ा। लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है हम लोग कहीं और जाके कवर करेंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। तो मतलब अब हम लोग इस कन्वर्सेशन के एंड में आ गए हैं और आज की डेट में आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी साथ साथ उनकी चली है और साथ में खुशखबरी भी मिल गई है, भगवान करे आगे भी सब कुछ हो। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे लास्ट में कि जो ढीठपन है, जो आप ढीठ हुए, जो आपने हट पाला, उसके लिए इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? शायद वो जो परिस्थितियाँ थी वो और दूसरी जो
जो सपने बुन रहे थे हम्म, अपने आप बुने जा रहे थे, किसी कल्पना में एक जो संसार अपने आप में बन गया था यहाँ पे, वो उस चीज़ ने जो मुझे पावर दी, हम्म, उस चीज़ ने हिम्मत दी कि तू चल, हम्म, तू कुछ कर, तू ओके, आगे बढ़। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें बहुत मेन थी। ओके। और जो यूथ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी घर में कंडीशन अच्छी नहीं है, जो हर तरफ से टूटते नज़र आ रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और उनके पेरेंट्स के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए तो ये कहना चाहूँगी कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ, हम्म, कोई भी बहुत अच्छी फैमिली से यहाँ पर नहीं आता। बिल्कुल। बहुत रेयर हैं जो अच्छी फैमिली से हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जिनके घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लेकिन उनके अंदर सपने पल रहे हैं। तो अपने सपनों को इतना ऊंचा ले जाओ, अपने सपनों की उड़ान को इतना ऊंचा ले जाओ कि वो जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके आगे झुक जाएं, वो मजबूर हो जाएं आपको देने के लिए कि यस, ही और शी डिज़र्व, ठीक है, वो डिज़र्व करता है या करती है, इसलिए उसको देना अब हमारी उस ईश्वर की मजबूरी है। वो परिस्थितियाँ अपने आप ही की पड़ जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। और हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है, जब हम हिम्मत हार जाते कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती है। जब कुछ करने की जो ज़ील अंदर रहती है और जब तक वो रहती है तब तक हम लगातार चलते चले जाते हैं, और जिस दिन वो खत्म हो जाती है उस दिन हम रुक जाते हैं। और आपकी स्टोरी से ये भी पता लगता है कि भगवान भी खुद साथ दे देता है, एग्जैक्टली। बस हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ऑडियंस, जनता, ये थी हमारी कन्वर्सेशन का फाइनल क्वेश्चन। तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है संगीता दी आज के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और जो मुझे पता है, अपने गांव में भी आप शायद पहली ऐसी लड़की हैं जो इस पोस्ट तक पहुंची है। तो कन्वर्सेशन आप सुनिए, पूरी सुनिए, और उसके बाद आप खुद कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस जर्नी के बारे में। पर संगीता दी, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो में आए, और इस शो के ज़रिए आप बहुत सारे ऐसे बच्चों से जुड़ेंगी जिनके लिए आप ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन हैं और बनेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर दिस कन्वर्सेशन। आपने इतना टाइम जो है मेरे साथ गुजारा और मेरे जीवन की इस पूरी जर्नी को जो है आपने यहाँ पर इस कैमरे में कैद किया और लोगों तक पहुँचाया। उम्मीद करती हूँ कि ये जो जीवन की जो कहानी है जिसे मीडिया ने प्रोपेगेंडा बनाया, आप लोगों के लिए ये ज़रूर जो है एक प्रोत्साहन का एक जरिया पर बन प्रोपेगेंडा सकता है। पॉजिटिव सेंस में बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच।